हेलो एंड वेलकम टू ऑल पाथ आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हो राज चक्रधारी एक बार फिर आपके समक्ष एक ऐसा इशू लेके आ गया हूं जिसके वजह से हमारे करंट पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बहुत ज़्यादा घमासान मचा हुआ है। खास कर का जो तमिलनाडु में जो अभी इलेक्शन हुए उसमें ये मुद्दा बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट तक इस मुद्दे को इनकैश करने से बच नहीं पाई। ठीक है, तो वो मुद्दा क्या है? वो मुद्दा है भाई कच्छतीवु आइलैंड इशू के बारे में। ये कच्छतीवु आइलैंड क्या है, कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सा ऐसा चीज है जिसके वजह से इस पे घमासान मचा हुआ है और ऐसा क्यों हो रहा है कि भारत ने कैसे कच्छतीवु आइलैंड खो दिया। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, पॉलिटिकल जो कंट्रोवर्सीज है उनसे दूर रहते हुए हम फैक्ट्स पे बात करेंगे और फैक्ट को एक तरीके से यहाँ पे सामने लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो पहली बात, कच्छतीवु आइलैंड इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है। ठीक है, ऐसा कोट एंड कोट बोला जा रहा है डिस्प्यूटेड आइलैंड, बट सरकारी रिकॉर्ड और प्रीवियस जो एग्रीमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो इंडिया ने ऑफिशियली सीड कर दिया है, मतलब उसको दे दिया है श्रीलंका को। और श्रीलंका के साइड से ऐसा बोला जाता है कि ये हमारा आइलैंड है, लेकिन अभी का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो फिर से इस इशू को रेज कर रहा है फॉर द सेक ऑफ जो तमिल जो फिशरमैन्स हैं वो उस वाले वाटर में जो पार्क स्ट्रेट वाला एरिया है ना, उधर जाके जब फिशिंग करते हैं तो जब भी वो कच्छतीवु आइलैंड के आसपास जाते हैं तो श्रीलंका क्लेम करता है कि वो उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो वहां पे इलीगल अगर मछुआरे गए तो उनको वो डिटेन कर लेता है। तो सालों से ये इशू श्रीलंका और इंडिया और खासकर तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में एक डिस्प्यूट का वजह बना हुआ है। तो इसके पीछे पास्ट में क्या क्या चीजें हुई, क्या गलतियां हुई, क्या हुआ, वो हम अच्छे से देख लेंगे। तो पहली बात तो भाई ये अचानक से इतने न्यूज में क्यों है। दूसरी बात, आइलैंड को हम देख लेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, छोटा है बड़ा है क्या है, पूरा समझ लेंगे, उसका एक्चुअल जियोग्राफिकल पूरा एनालिसिस कर लेंगे। दूसरा है भाई एग्रीमेंट्स ऐसे क्या क्या हो गए थे कच्छतीवु इशू में आइलैंड्स को लेके कि गवर्नमेंट अब फिर से बोल रही कि भाई एकदम इनसेंसिटिव वे से नेग्लिजेंस दिखाया गया था कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा और ऐसे ही बिना किसी रेजिस्टेंस के कच्छतीवु को छोड़ दिया गया था, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। उसके बाद हम थोड़ा सा और जाएंगे हिस्ट्री में, श्रीलंका में जो सिविल वॉर हुआ था उसका इंपैक्ट क्या हुआ था कच्छतीवु आइलैंड पे, और साथ ही साथ अभी प्रेजेंट डे गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेके। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करें। तो देखो पहली बात भाई, न्यूज में क्यों आया, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सीधे सीधे पार्लियामेंट में, राज्यसभा में और साथ ही साथ चुनावी सभाओं में भी इस चीजों का बहुत बढ़ चढ़ के और एकदम जोरदार तरीके से उल्लेख किया है। तो देखो कच्छतीवु क्या है, एक छोटा सा अनइनहेबिटेड आइलैंड है, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में आपको दिखाई देगा। मतलब अगर बात करूं तो ये अगर तमिलनाडु कोस्ट है तो यहाँ पे रामनाथपुरम और रामेश्वरम, और यहाँ पे अगर मैं श्रीलंका ड्रॉ करूं तो यहाँ कहीं पे छोटा सा जो आइलैंड दिखेगा ये आपका ये बन जाएगा कच्छतीवु आइलैंड। ठीक है, ये आइलैंड छोटा सा आइलैंड है। अब देखो ये हेडलाइन अचानक से इसलिए बना लिया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, एक तरीके से अटैक किया जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी जी, उनकी पार्टी को यह बोला गया कि आपने इनसेंसिटिव वे से श्रीलंका को ये 1974 के एग्रीमेंट में आपने कच्छतीवु आइलैंड को सीड कर दिया, मतलब आपने दे दिया बिना किसी रेजिस्टेंस दिखाए हुए, और उसका जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है और जो अच्छा हम यूज कर सकते थे वो ना करते हुए आपने एक फ्रेंडली जेस्चर दिखाते हुए उसको दे दिया। तो वो सब बातों को हाईलाइट कर रहे हैं। एक पॉलिटिकल मुद्दा इसलिए बन गया है क्योंकि तमिलनाडु के जो फिशर्समैन्स हैं अगर वो उस वाले पार्क स्टेट में जब जाते हैं तो देखा गया है कि श्रीलंका की जो नेवी है, जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है, वो मछुआरों को, वो फिशरमैन्स को डिटेन कर लेती है। तो इस वजह से ये चीज़ों को पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है। अब देखते हैं भाई, थोड़ा सा जियोग्राफी समझ लेते हैं आइलैंड का। तो देखो कच्छतीवु आइलैंड क्या है, एक इनहेबिटेंट आइलैंड है, वहां कोई रहता नहीं है, बस एक कैथोलिक चर्च है, श्राइन जैसा कुछ बना हुआ है जहाँ पे क्या करते हैं लोग, वहाँ पे जाके कुछ एक त्यौहार होता है वहाँ पे, वो उस दिन जाते हैं, उस जगह पे है। कुछ रिसोर्ट्स और वो सब भी खोल दिया है श्रीलंका ने अभी उस आइलैंड पे।
साथ ही साथ जो फिशरमैन्स हैं उनको पहले राइट्स था, इंडिया के फिशरमैन्स वहाँ पे जाके अपने जो नेट्स हैं वो ड्राई करते थे, सुखाते थे, थोड़ा सा रेस्ट कर सकते थे विदाउट एनी वीज़ा। बट जब से ये चीज़ों को और ज़्यादा वो हुआ तो धीरे धीरे करके रिस्ट्रिक्शन बढ़ते गए। तो ये भाई एक इनहेबिटेड आइलैंड है, कहाँ पे, पार्क स्ट्रेट में है। ये देख सकते हो ये वाला पूरा वाटर बॉडी जो राम सेतु जो हम बोलते हैं उसके इधर वाला पार्क स्ट्रेट होता है और इधर वाला क्या होता है, गल्फ ऑफ मन्नार होता है। ठीक, तो ये पार्क स्ट्रेट में इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक छोटा सा है। ठीक है, ये रामनाथपुरम से कितना दूर है, तो ये रामेश्वरम से लगभग 33 किलोमीटर है इंडियन कोस्ट से, और 1.6 किलोमीटर का लेंथ और स्लाइटली ओवर 300 मीटर वाइड एक छोटा सा आइलैंड है। ठीक है, वही बात करें तो 62 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ जाफना से देखें तो ये जाफना से ये 62 किलोमीटर साउथ वेस्ट में पड़ता है। और नॉर्दर्न श्रीलंका से बात करूं तो ये 24 किलोमीटर के आसपास एक जो डेल्फ आइलैंड है, ये जो आइलैंड है ना इसको डेल्फ आइलैंड बोलते हैं, वहां से ये 24 किलोमीटर है। ये डेल्फ आइलैंड श्रीलंका का ऑफिशियल आइलैंड है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो श्रीलंका को बिलोंग करता है डेल्फ आइलैंड। तो वहां से अगर मैं बात करूं तो 24 किलोमीटर की दूरी पे ही ये है। तो अगर इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जाए तो टेरिटोरियल वाटर से अगर 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है, टेरिटोरियल वाटर। और यहाँ से अगर मैं 76 नॉटिकल माइल्स तक जाऊं तो वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बन जाता है। तो इस वजह से श्रीलंका बोलता है कि ये आइलैंड तो मेरा है, मेरे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अगर खुदा ना खास्ता अगर ये हमारा रहता तो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और थोड़ा बढ़ जाता। ठीक, तो ये है भाई इसका ज्योग्राफी और डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द कोस्ट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। चलिए आगे देखते हैं भाई, थोड़ा सा हम हिस्ट्री को खंगालेंगे कि एक्चुअल में ये कच्चातीवू आइलैंड किसके मतलब ज्यूरिसडिक्शन में था, किसके अधिकार क्षेत्र में था। तो देखो भाई, लेकिन उससे भी पहले मैं थोड़ा सा आपको जियोलॉजिकल हिस्ट्री बताना चाहूंगा कि कैसे बन गया ये। तो देखो कच्चातीवू आइलैंड जो है ना वो लगभग 14 सेंचुरी के आसपास वॉल्केनिक इरप्शन से डेवलप हुआ एक आइलैंड है जो रिलेटिवली न्यू है अगर जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करूं। और अर्ली मेडिवल पीरियड में ना यहाँ पे जाफना के किंगडम का कंट्रोल हुआ करता था जो श्रीलंका बेस्ड था। लेकिन 17th सेंचुरी में फिर से क्या हुआ, जो कंट्रोल है वो पास हो गया रामनंद जमींदारी के अंडर में। रामनाथपुरम से जो रूल करती थी तो रामनंद जमींदारी थी, उनके अंडर में ये पूरा का पूरा कच्चातीवू आइलैंड आया करता था, जो टिल डेट जब ब्रिटिशर्स आए ना तब तक इनके कब्जे में था। तो ये रामेश्वरम से 55 किलोमीटर की दूरी पे है, मैंने पहले ही बताया। ये देख सकते हो यहाँ पे छोटा सा आइलैंड यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक, तो पहले क्या था भाई, यहाँ पे जाफना का किंगडम का रूल था 14th सेंचुरी के आसपास। 17th सेंचुरी में इस पे रामनादी जमींदारी का आधिपत्य हो गया जो रामनाथपुरम से बिलोंग करते थे। साथ ही साथ अगर थोड़ा सा डिस्प्यूटेड आइलैंड, डिस्प्यूट कैसे अराइज हुआ उसके बारे में सोचें तो जितना भी डिस्प्यूट है ना, मतलब ये साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में, तो ये सब और सब ब्रिटिशर्स का देन है। जो कॉलोनियल जो पीरियड था ना उसकी वजह से ये सब होना चालू हो गया। तो देखो ये आइलैंड ना शुरू से किसका पार्ट था भाई, मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट था, क्योंकि उस समय ब्रिटिश राज कंट्रोल कर रहा था। तो मद्रास प्रेसिडेंसी पूरा का पूरा ब्रिटिश राज के अंदर में ही आता था। तो रामनादी जमींदारी भी ब्रिटिश राज के अंदर में आ गया। तो कहने का मतलब जो कच्चातीवू आइलैंड है वो ब्रिटिश राज के अंदर में था। लेकिन 1921 में क्या हुआ, इंडिया और श्रीलंका के बीच में ना ब्रिटिशर्स कॉलोनी, क्योंकि दोनों सेम थी, तो क्लेम्स करने लगे कि ये हमारा है वो हमारा है। तो वहां पे थोड़ा सा एक सेंस ऑफ ऑर्डर जैसे दिया गया कि भाई डिटरमाइन कर लो अपने जुरिस्डिक्शन से कैसे भी करना है। तो एक फिशिंग बाउंड्री बना दिया गया कच्चातीवू को ही कि भाई इधर का श्रीलंका का, इधर इंडिया का। धीरे धीरे जब सर्वेज होने लगे तो श्रीलंका ने क्या किया, कच्चातीवू आइलैंड को अपने अंडर दिखाना चालू कर दिया। अब भाई आफ्टर इंडिपेंडेंस सब फ्री हैं अपने बाउंड्री को डिटरमाइन करने के लिए, ब्रिटिशर्स तो चले गए थे। तो श्रीलंका ने जो सर्वे दिखाया मैरीटाइम बाउंड्री का, जब वो ड्रॉ किया तो उन्होंने बोला कि भाई ये कच्चातीवू आइलैंड तो हमारे अंदर आता है। ठीक है, ब्रिटिश डेलीगेशन ने उस समय कुछ नहीं बोला और इंडिया वालों ने भी चैलेंज नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे जो ओनरशिप है ना वो खोता गया इंडिया। क्यों? क्योंकि जब रामनाथ जमींदारी डिक्लाइन हुआ, उनका जो किंगडम जब डिक्लाइन हुआ तो उन्होंने इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं दिया। और जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स था उस समय उन्होंने जो फार साउथ में जो चीज़ें थी उसमें वो उतना इंटरेस्ट ले नहीं पाए।
पता नहीं क्या था, क्योंकि नॉर्थ में पाकिस्तान और ये चाइना वाला इशू इतना डोमिनेट कर गया कि यहाँ पे इनको ये टाइम मिला ही नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अब देखो डिस्प्यूट को जो सेटल करने का जो तरीका था वो चालू हुआ लगभग 1974 के आसपास में, जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आई और वहां पे भी एक महिला प्रधानमंत्री चुनी गई राजपक्षा फैमिली से श्रीलंका में। तो उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बैठा और उन्होंने बोला कि चलो हम हल करते हैं हमारा मैरिटाइम डिस्प्यूट जो भी है और उन चीज़ों को सेटल आउट करते हैं। तो सेटल आउट कैसे हुआ भाई, तो इसके लिए 2 एग्रीमेंट किए गए, पहला 1974 में और दूसरा 1976 में। तो इसको बोला जाता है पहले वाले को इंडो श्रीलंका मैरिटाइम एग्रीमेंट 1974। इसको कौन किया भाई, तो उस समय इंडियन गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी जी, उन्होंने कच्चतीवू आइलैंड को सीड कर दिया भाई श्रीलंका को, बोला कि श्रीलंका को ही दे देते हैं। ठीक है, उनका जो भी क्लेम था या जो भी अंडरस्टैंडिंग था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट ऐसा बोलते हैं रिकॉर्ड में कि नॉर्मल चीज़ों के थ्रू, मतलब उनको जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू उन्होंने कच्चतीवू आइलैंड को सीड कर दिया। लेकिन एग्रीमेंट में फिशरमैन्स के लिए थोड़ा सा कुछ एक वैल्यू दिया गया, वैल्यू इन द सेंस कि उनको क्या कर सकते हैं, इंडियन जो फिशरमैन्स हैं वो इस आइलैंड को विजिट कर सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा। ठीक है, एक्सेस कर सकते हैं ताकि वो अपने जो बोट से वहाँ पे डॉक कर सकते हैं, और जो नेट्स हैं, जो फिशिंग नेट्स हैं, उनको ड्राई करने का वहाँ पे वो दिया गया था। ठीक है, कट शॉर्ट अब आते हैं 1976 में। तो देखो एक एग्रीमेंट यहाँ पे फिर से हुआ जिसको एग्रीमेंट ऑफ 1976 बोला जाता है। अब इस समय भाई इंडिया प्रॉपर इमरजेंसी के पीरियड में था, तो कंट्री बाहर नहीं कर रही थी, तो फिशरमैन्स जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाते थे तो वहाँ पे ऐसा मान लिया गया कि वो जो एरिया है वो श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पड़ता है। ठीक है, और ऐसा बोला जाता है कि जो वेज फ्लैंक है, अगर मैं इंडिया का मैप ड्रॉ करूं तो ये जो वेज फ्लैंक वाला एरिया है इसको श्रीलंका ने क्लेम करना बंद कर दिया, बदले में उनको ये कच्चतीवू आइलैंड का एक्सेस मिल चुका था। ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग हुआ है अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर। ठीक है, वेज फ्लैंक में क्लेम बंद और कच्चतीवू में क्लेम चालू। फिर अगेन कच्चतीवू क्या हुआ, एक तरीके से राइट एज में बढ़ने लगा और इनको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मान लिया गया श्रीलंका के लिए, और बाकी जो रिमेनिंग डिग्रीज थी, चाहे वो अननेसेसरी रिवॉर्ड्स हो या फिशिंग राइट्स हो, उनको एक तरीके से कंटिन्यू करने का एक मतलब सेंस ऑफ एग्रीमेंट बना। लेकिन इनसेंसिटिविटी यहाँ पे तब आई कि श्रीलंका ने क्या किया, इंटरप्ट कर दिया इस तरीके से फिशरमैन्स के राइट्स को। ठीक है, और उनको कच्चतीवू आइलैंड में एक्सेस करने से रोका गया, साथ ही साथ उनको और ज़्यादा लिमिट दे दिया कि भाई कि इतने समय तक रह सकते हो। और धीरे धीरे उनका मानना था कि भाई ये लोग खाली ड्राइंग के लिए और एक कैथोलिक जो श्राइन है वहाँ पे विदाउट वीज़ा एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको भी उन्होंने धीरे धीरे करके कसना चालू किया। अब वो कैसे कसना चालू किया और कैसे वहाँ पे फिशरमैन्स को फिर अरेस्ट किया जाने लगा वो अभी मैं बताता हूँ। अब आता है भाई सिविल वॉर का पीरियड। ठीक है, श्रीलंका में चल रहा था बहुत ज़्यादा एक तरीके से केओटिक, वहाँ पे केओस मचा हुआ था, मतलब सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था। और सिविल वॉर के कारण क्या हुआ, श्रीलंका की जो आर्मी थी, ठीक है, जो सिहला जो लोग थे वो अपने ही लोग जो जाफना बेस्ड जो तमिल्स थे और अदर रिलीजन्स के लोग थे, श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स, उन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। तो डिस्प्यूट देख लेते हैं भाई बिटवीन 1983 एंड से लेके 2009 तक की बात करूं तो यहाँ पे एक तरीके से बहुत ही दुखदाई पीरियड बोला जाता है श्रीलंका के लिए। और इस समय उनके यहाँ बहुत ही ज़्यादा मतलब जो चीज़ें थी वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल चल रही थी। ठीक है, श्रीलंकन नेवल फोर्स क्या करती थी, वो फोकस थी किसको ब्लॉक करने में, जो लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल बना था ना, LTTE, उनके जो सैनिक थे, उनके जो फाइटर्स थे, उनको रोकने के लिए, उनकी सप्लाई चेन्स को ब्लॉक करने के लिए बिल्कुल नज़र बनाए हुई थी। और इसी कड़ी में वो जाफना से लेके पूरा इंडियन फिशरमैन्स तक जो श्रीलंकन वाटर है, जो उस वाले रीजन में जाफना और श्रीलंका के बीच में, वहाँ पे बिल्कुल जो गश्ती है, जो
निगरानी है वो और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो भाई जो फिशरमैन्स थे वो जा रहे थे कुछ अपने फिशिंग करने के लिए, अब उनको पकड़ लिया जा रहा है, भाई आप सप्लाई बना रहे हो किसके लिए, एलटीटी के लिए। ठीक, उसके बाद 2009 में क्या हुआ, 2009 में सिविल वॉर का फाइनली एंड हो जाता है जब एलटीटी पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें फिर से सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए, जो रिज्यूम हो जानी चाहिए थी। लेकिन फिर भी श्रीलंका ने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई जो मैरीटाइम डिफेंस है हमारा और जो फोकस है इंडियन फिशरमैन्स पे, उनको हम छोड़ेंगे नहीं, हम वैसे ही कड़ाई करेंगे। ठीक है, अब अभी तक आप देखोगे श्रीलंका का जो नेवी है वो रूटीनली जो इंडियन फिशरमैन्स उस एरिया में अगर जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, तो उनको कई बार पकड़ लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है, टॉर्चर, और इवन यहाँ तक कई बार गोली चलने के भी नौबत आ जाती है। तो इसी वजह से जो प्रेजेंट डे गवर्नमेंट है वो उनका बोलना है कि भाई आपने बिल्कुल इनसेंसिटिवली और बहुत ही एकदम नेग्लिजेंट वे में आपने एग्रीमेंट्स किया, बिल्कुल उनका जो पॉइंट्स था एग्रीमेंट्स का उनको बिल्कुल वेग तरीके से डील किया। और उसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए था, एक क्लैरिटी रखना चाहिए था, प्रॉपर मैरिटाइम बाउंड्री को, डिस्प्यूट को हल करना चाहिए, रेदर देन उसको एक मुंह चल के वे में आपने छोड़ दिया, जिसके वजह से अभी जो प्रेजेंट डे में बहुत सारी चीज़ों पे हमको भुगतना पड़ रहा है। ऐसा कहना था अभी जो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी पावर में हो उनके। और ये मुद्दा इसलिए ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि तमिलनाडु के चुनाव में ये बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। जो कोस्टल रीजन तमिलनाडु का है वो उनका जो मछुआरे हैं वहाँ पे जो फिशर्समैन हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं पर्टिकुलर पार्क स्ट्रेट और बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में, ताकि वो मछली पकड़ सके और उनका उद्योग और धंधा चल सके। तो यहीं से बात आ रही है भाई कच्चतीवु आइलैंड को के इशू को रिव्यू करने के लिए और धीरे धीरे करके वो करने के लिए। अब गवर्नमेंट का स्टैंड देख लेते हैं, स्टेट यूनियन गवर्नमेंट क्या बोल रही है, स्टेट गवर्नमेंट क्या बोल रही है और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या व्यू देता है। तो देखो भाई 2013 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने इन्फॉर्म किया था सुप्रीम कोर्ट को कि भाई जो इशू है वो रिक्लेमिंग कच्चतीवु फ्रॉम श्रीलंका ये एक इरेलेवेंट है और इंडियन टेरिटरी में हम कभी भी ये नहीं करना चाहेंगे कि हम किसी भी दिए हुए चीज़ को वापस ले लें। तो ये हिस्टोरिकल डिस्प्यूट था जो दो एग्रीमेंट 1974 और 1976 के हिसाब से हमने वो वाला आइलैंड उनको दे दिया है, ऐसा कहना था कांग्रेस गवर्नमेंट का। लेकिन 2022 में फिर से अचानक से ये न्यूज़ में आ गया था जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने राज्यसभा में जाके कच्चतीवु के आइलैंड का इशू उठा दिया और उसके बाद फिर फर्दर ये धीरे धीरे करके बॉइल्ड अप होने लगा और चुनावी मुद्दा भी बन गया था, आपने देखा होगा। ठीक, तो देखो अभी जो राज्यसभा में उन्होंने रिमार्क्स दिया उसमें बोला कि लाइज ऑन द श्रीलंकन साइड ऑफ द इंडिया एंड श्रीलंका इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री लाइन। तो उन्होंने बोला कि भाई हालांकि वो इंडिया और श्रीलंका के मैरिटाइम बाउंड्री में जो है तो श्रीलंकन जो बाउंड्री है उधर उनको हमने क्लेम तो करने दे दिया है, बट स्टिल वी बिलीव दैट इस इशू को बहुत ही नेग्लिजेंस के साथ, बहुत ही इनसेंसिटिविटी के साथ डील किया गया, जिसके कारण अभी फिर से हमको जो हमारे इंडियन फिशरमैन हैं उनके रोजी रोटी और उनके व्यवसाय में बहुत बड़ा एक व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। बट अभी जो मैटर है वो सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट का इस पे व्यू आना बचा हुआ है, बट पॉलिटिकल मुद्दा तो ये जोर शोर से उछला ही था। तो आप डिसाइड करेंगे कि भाई कच्चतीवु को ऐसे दे देना सही था या गवर्नमेंट को और ज़्यादा क्लियर वे में चीज़ों को डिफाइन करना था। तो थैंक यू, आप मुझे कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हैं कि आपके हिसाब से ये जो डिस्प्यूट है वो क्या सही का डिस्प्यूट है या एक बार जो चीज़ हो गई उनको भूल जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, या फिर से पुरानी चीज़ों में जाना चाहिए, या एक और भी हो सकता है कि उस एग्रीमेंट की वजह से जो अभी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं फिशरमैन्स को, क्या वो जस्टिफिएबल है, और कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो एग्रीमेंट्स किए थे क्या वो जस्टिफिएबल था। ठीक है, तो आप अपने व्यूज़ बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही और कंटेंट्स देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए पाथ IAS के यूट्यूब चैनल को।